शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं 32 साल पुराने एक सच की। कश्मीर की वो फाइल खोलने जा रहे हैं जहां हिंसा है, अलगाव है, एक ऐसी हकीकत है जिसने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भावुक कर दिया। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की और कहा कि ऐसी फिल्मों से लोगों को सच्चाई पता चलती है। कश्मीर फाइल्स से समझ आता है कि साल 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार था। मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों के कारनामे लोगों के सामने आने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल से एक जमात बौखला गई है और पिछले 5 से 6 दिन से फिल्म के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। जब फिल्म के जरिए कहानी सामने आई तो ये कौन सा इकोसिस्टम है जो तिलमिला उठा? एक सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी किस जमात की बात कर रहे हैं? सवाल ये भी। 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने सच को छिपाने की कोशिश की या इस सच को छिपाया?
इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, कश्मीरी पंडित और सीनियर जर्नलिस्ट आरती टिक्कू भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और थोड़ी देर में कश्मीरी एक्टिविस्ट अयाज अहमद भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, ये कौन है जो सत्य स्वीकार नहीं करना चाहता? ये किस इकोसिस्टम की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही? मीनाक्षी जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगा जो लोग सामने आए, हिम्मत दिखाई और देश के समक्ष उन्होंने सच्चाई को रखा है। और देखिए, इसमें कातिल लोग थे और कातिल से भी ज्यादा बड़े गुनाहगार कोई थे तो कांग्रेस जैसी पार्टी और जो प्रदेश में सत्ता पे बैठी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां, जिन्होंने कातिलों को संरक्षण इसलिए दिया क्योंकि उनको लगा ये एक धर्म विशेष के हैं और इससे हमें राजनीतिक लाभ हो सकता है। आप सोचिए मीनाक्षी जी, 30 साल, 3 दशक से ज्यादा का समय और उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, एक नई सुबह हुई जिसमें कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो, उनको नौकरी मिले, मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यह सुनिश्चित किया गया। और केरला का जो कांग्रेस का यूनिट है, आप देखिए कितना दुखद है और जो आपका हृदय है पीड़ा से भर जाता है। वो क्या ट्वीट करता है? वो ये स्वीकारने के लिए ही नहीं तैयार है कि ये इस्लामिक आतंकवाद था, जहां मस्जिदों से ये ऐलान हुआ कि हमें ये भूमि तो चाहिए कश्मीर, लेकिन हमें तुम्हारी महिलाएं भी चाहिए, तुम छोड़ के महिलाओं को चले जाओ। वो ये कहते हैं, उनका ट्वीट है, देख लीजिएगा, कि 1 लाख कश्मीरी मुस्लिम 1948 में मारे गए, इसलिए जो 2 लाख कश्मीरी पंडित भगाए गए कश्मीर से, या बलात्कार हुआ या हत्या हुई, ये ठीक है। मतलब अपराध को अपराध से तुलना करके 2 गलत को 1 सही बनाना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। दूसरी बात देखिए, अनुच्छेद 370 जब हटा उसके बाद से इतिहास लिखा जा रहा है। ऐतिहासिक भूल करी कांग्रेस पार्टी ने और सजा मिली कश्मीरी पंडितों को। कश्मीरी पंडितों को आज बराबर का हक है। जो महिलाएं थी जिनके साथ भेदभाव होता था, अगर कश्मीर से बाहर उनका विवाह हो जाता था, वो आज अपना हक और अपना हिस्सा मांग सकती है। इसी तरह से हम जानते हैं वाल्मीकि समाज, और सबसे बड़ी बात है, अनुच्छेद 370 के संशोधन का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने किया। एक बात मैं और कह दूं, नरसंहार चाहे 1984 में हुआ हो, चाहे ये 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कांग्रेस की सरकार केंद्र में 15 साल उसके बाद रही, 16 साल। क्या यह सवाल वाजिब नहीं है कि सत्य बाहर नहीं आया, ना इन पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला, और इसीलिए आज सबसे ज्यादा कोई बौखलाया है, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी है। वो नहीं चाहती ये घिनौना चेहरा राजनीति का जो कांग्रेस पार्टी करती है वो सबके सामने है। अभय दुबे जी, आपने गौरव भाटिया जी की पूरी बात सुन ली, तमाम आरोपों को भी आपने सुन लिया। इसमें अब मेरा एक सवाल है छोटा सा अभय जी की, मैंने केरल कांग्रेस का जो ट्वीट देखा, मुसलमानों के साथ घाटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे इतर जो कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, क्या उनके साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता था? जो दर्द उन्होंने सहा, क्या उनकी पीड़ा उनसे बांटी नहीं जा सकती थी? इस तरीके के हमेशा तुलनात्मक अध्ययन में क्यों कांग्रेस पार्टी चली जाती है? ये जो केरल कांग्रेस का जो ट्वीट था जिसे बाद में उसे डिलीट करना पड़ा, ये कौन सी मजबूरी थी जो उन्हें ट्वीट करना पड़ा, और फिर वो कौन सी मजबूरी थी कि वो डिलीट कर देना पड़ा? मीनाक्षी जी, मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। बहुत दुखद और वेदना भरा पूरा समय रहा कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन, और मुझे आज बहुत दुख हुआ कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन प्रधानमंत्री जी, जहां उनको इस बात की व्याख्या करनी चाहिए थी कि उनकी सरकार आने के बाद उन्होंने कश्मीरी पंडितों की पुनर्स्थापना के लिए कश्मीर में क्या किया, उसकी अपेक्षा उन घावों को वो कुरेद रहे हैं जो उनकी खुद के राजनीतिक दल ने दिए हैं। मुझे याद है 19 जनवरी 1990 का वो समय
जब कश्मीर में पंडित परिवारों के घर पर ये नोटिस चस्पा कर दिए थे कि आप घाटी छोड़ दें नहीं तो कत्लेआम कर दिया जाएगा, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ साझा सरकार थी और गवर्नर थे जगमोहन, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को एक के बाद एक वहां से भगा दिया, कत्लेआम होता रहा, भारतीय जनता पार्टी मौन साधे देखती रही। और विश्वास मानिए, जब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जम्मू कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हुआ। वर्ष 2000 पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों पर हमला, 30 को मार डाला। 2001 में अमरनाथ यात्रियों पर फिर हमला हुआ, 13 को मौत के घाट उतारा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जम्मू कश्मीर में पंडितों का नरसंहार हुआ। वर्ष 2000 पहलगांव में अमरनाथ यात्रियों पर हमला, 30 को मार डाला। 2001 में अमरनाथ यात्रियों पर फिर हमला हुआ, 13 को मौत के घाट उतारा। 2017 में मोदी जी खुद जब प्रधानमंत्री थे, वहां पर पहले सावन सोमवार को अमरनाथ यात्रियों पर हमला करके गोलियों से उन्हें छल नहीं कर दिया। 20 मार्च 2000 सिंहपोरा नरसंहार, 36 सिखों को गुरुद्वारे के सामने छलनी किया गया जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2002 में रघुनाथ मंदिर पर 30 मार्च और 24 नवंबर 2 बार हमला करके लोगों को मौत के घाट उतारा। 2002 में क्वासिम नगर में 29 हिंदुओं का नरसंहार किया और 2003 में तो पराकाष्ठा हो गई। पूरा का पूरा गांव नदी मार्ग पर पेड़ के नीचे बैठाकर 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की बुजुर्ग मां को, हिंदू पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। 6 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिंदु सहित मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। 7 अक्टूबर 2021 को स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों को गोली से छलनी कर दिया गया। अभी 7 दिन से क्या रट्टू तोड़ने को बुलाया है? ये तरीका है, बताइए। इनसे पूछिए ये क्या कर रहे थे, मुझे बताइए। इन्होंने आर्टिकल 370 का जिक्र किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां थे? अभय जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं फिर कोशिश करती हूँ आपसे एक और सवाल आपके सामने रखने की। आपने ये तमाम घटनाएं गिना दी, मैं फिर आपसे पूछती हूँ, क्या जो कश्मीर में हुआ, आपकी पार्टी अभय दुबे कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि वो इस्लामिक आतंकवाद का नतीजा था? स्वाभाविक रूप से जो कत्लेआम हुआ जम्मू कश्मीर में, पंडितों को तब से लेकर आज तक भी जो मारा जा रहा है, ये उसी की परिणति है। मैं मुखरता से ये बात को कहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, अभी गौरव भाटिया ने कहा आर्टिकल 370, आप जानती है क्या सब्ज बाग दिखाए थे? अभी भी टेलीविजन पर ये बोल रहे हैं कि हमने आर्टिकल 370 हटाकर क्या कहते थे कि हजारों लोग जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीद लेंगे। अभी 10 दिन पहले लोकसभा में इन्होंने जवाब दिया है कि सिर्फ 7 टुकड़े खरीदे, वो भी जम्मू में। कश्मीर में 1 इंच भूमि भी किसी ने नहीं खरीदी। इनसे पूछिए, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है गौरव जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरती टिक्कू जी, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तमाम आरोप जो अभी अभय दुबे जी ने लगाए, उन्होंने कहा कि जगमोहन जी गवर्नर, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम डालने की कोशिश की। उनका कहना यह है कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, बीजेपी समर्थित सरकार थी, और वहीं गवर्नर पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन गवर्नर जगमोहन जी की वजह से ये पलायन होता रहा और वो अपनी आंखों से ये पलायन होता देखते रहे। देखिए, मैंने ये कल भी कहा और आज भी कहूँगी, और मुझे लगता है कांग्रेस की जो स्थिति है और आने वाले समय में भी जो होगी, वो इसी वजह से है कि आज कांग्रेस कहीं पे खड़ी नहीं है इस कंट्री में। कांग्रेस कभी एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, नेहरू जी की पार्टी थी, इंदिरा जी की पार्टी थी, और आज कहीं भी नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि आज तक ये सिर्फ झूठ बोलते रहे। कम से कम कश्मीर और कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उसके बारे में ये आज तक झूठ बोलते रहे। गवर्नर जगमोहन ने हम लोगों का पलायन नहीं किया। इनके मुंह से आज तक नहीं निकला कि इस्लामिक जिहाद की वजह से, इस्लामिक जिहादी जिनको फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने खुली छूट दी, 1990 जो है आखिरी कड़ी देखी हमने, लेकिन इस्लामिक जिहाद का जो मूवमेंट था वो पहले ही शुरू हो चुका था। वो 1971 के बाद ही शुरू हुआ था। पाकिस्तान का जो इस्लामिक टेररिज्म को यूज करना, और जो पाकिस्तान ने 1971 के बाद टेरर एक्टिविटीज शुरू की और मस्जिदों का इस्तेमाल किया, जमाते इस्लामी का इस्तेमाल हुआ, वो पहले ही शुरू हो चुका था।
तो इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता है पाकिस्तान के खिलाफ कोई शब्द? क्यों नहीं इनके मुंह से निकलता है कि जमाते इस्लामी इन्वॉल्व थी? क्यों इनके मुंह से यह नहीं निकलता है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिनका नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला के साथ पीछे से कोई एक सांठगांठ थी? क्यों नहीं इनके मुंह से निकलता है कि ये सारे जो एलिमेंट्स थे इनकी वजह से हम लोगों का पलायन हुआ? ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की काफी मित्रता थी। वो 87 में इन लोगों की एक अलायंस हुई और अलायंस के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़े जो रिग किए गए। और रिग किसके खिलाफ किए गए? मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के खिलाफ। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट क्या था? वो सारे सेपरेटिस्ट और जहादियों के कई सारे जो ग्रुप्स थे, वो उनका एक कॉन्ग्लोमरेट था। उस कॉन्ग्लोमरेट में जमाते इस्लामी भी था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी था और कई सारे कंस्टिट्यूएंट्स थे जो बाद में जाके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बने। और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, इनको बराबर से शुरू से ही पाकिस्तान का साथ मिला। इनको बराबर से ही जमाते इस्लामी, जो अपने आप को वैसे ही इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है और खलीफत में यकीन रखती है, इस्लामिक शरिया में यकीन रखती है, निजाम मुस्तफा में इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। अब अभय दुबे जी इस पर अपना काउंटर रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अयाज अहमद जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं। अयाज जी देखिए, ये तो नहीं हो सकता कि एक आपका सच है और एक कश्मीरी पंडितों का सच है। सच तो एक ही होगा, अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, वो आज सच अगर पर्दे पर उतर आया है तो ये तिलमिलाहट कुछ लोगों में क्यों है? अगर किसी का दर्द बड़े पर्दे पर आ गया और उस दर्द के बारे में चर्चा हो रही है, किताबें छपती हैं, फिल्में बनती हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों? देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं है कि 1990 में जो यहाँ शुरू हुआ मिलिटेंसी का जो इशू शुरू हो गए, तो ये नहीं है कि उसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित शिकार हुआ, उसका असर यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी रहा, ये नहीं है। अब ये है कि चूंकि ये माइनॉरिटी में थे, उन्होंने अनसेफ महसूस किया अपने आप को, ऊपर से उनको कुछ आशीर्वाद भी मिला कि हम बाहर जाके हमारे को एक प्रोटेक्शन मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, तो उसके चलते यहाँ से चले गए। तो मामला जहाँ तक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए, तो उनके लिए वही है जैसा तब से चलता आ गया। अब इस पर जो आपका सवाल उठता है कि इस वक्त अगर ये बड़े पर्दे पर आ गया तो इसका क्यों किसी को तकलीफ होती है? तकलीफ इसलिए होती है कि इनको जब से ये यहाँ से माइग्रेट कर गए, तब से उनको हर एक ने अपने अपने अंदाजे से इस्तेमाल किया और अभी भी अब फिल्म के जरिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हमको नहीं तो ये बताइए, अगर ये फिल्म इस वक्त बनाई जा रही है तो इससे उनको क्या फायदा होने वाला है? इसको जो असली इश्यूज जो है वो ये है कि उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको अपने होमलैंड पर कैसे उसी तरह बसाया जाए जैसे ये पहले अपने हमसायों के साथ रहते थे। उसके लिए कोई हाईलाइट नहीं कर रहा, उसके लिए कोशिश नहीं कर रही है, कोई इसको एक कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है फिल्म के जरिए, कोई इसमें हेट्रेड पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आपका मत ये है कि फिल्म पर्दे पर आए, इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन रिहैबिलिटेशन की बात होनी चाहिए। तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है फिल्म के जरिए, ये आपका मत है। गौरव भाटिया जी, आपने अभय दुबे जी की सारी बातें सुनी। उन्होंने आरोप लगाए कैसे गवर्नर जगमोहन पर भी और तत्कालीन सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाए, बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठाए। और अयाज अहमद जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अब चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि कश्मीरी पंडितों के रिहैबिलिटेशन के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया। बिल्कुल, दो अहम बिंदु हैं। गौरव जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। चाहूंगा, देखिए, बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी बोले जब अयाज जी को मैं सुन रहा था और उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडित जो है ना, ये छोड़ के चले गए। मीनाक्षी जी, अपना घर जो है, जहां उसको अपनी मिट्टी से मोहब्बत है, उसने पूरा जीवन बताया है, वो खुद लोग छोड़ के चले गए। शुक्र है ये नहीं कहा कि अगर हत्या हुई तो वो भी खुद ही करा ली, महिलाओं की अस्मिता लूटी गई तो वो भी खुद ही हो गई।
और यहां पे भी एक बराबरी की गई। जैसे कांग्रेस की सोच है वही अयाज अहमद ने दिखाया। इन्होंने कहा जुल्म तो वहां पे जो बहुसंख्यक है, मतलब मुसलमानों के साथ कहना चाह रहे थे, बहुत हुआ है। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि किसी के साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिले, ये सुनिश्चित नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जो कातिल हैं उनके साथ भी जुल्म हुआ है। दुखद है ये बहुत। और एक बात हो रही थी कि क्या है, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा सत्य जो है वो पराजित नहीं हो सकता, परेशान तो हो सकता है, सत्य बाहर आया है। और फायदा क्या है, अभी ये बात हो रही थी, फायदा ये है कि भारत की जनता को पता चले कि हिंदू जो यहां बहुसंख्यक है कितने सहिष्णु हैं, और कैसे जब दूसरे धर्म के बहुसंख्यक बनते हैं एक जिहादी इस्लामिक सोच भी पनपती है। और वो सोच, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर व्यक्ति किसी और धर्म का गलत है, लेकिन अगर ये सोच है तो इसको गलत कहने की आवश्यकता है, जो ना कांग्रेस पार्टी कर सकती है ना अयाज अहमद कर सकते हैं। तीसरी बात, क्या बदला है, ये बड़ा प्रासंगिक है और ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जो मस्जिद से उस वक्त अजान में कहा जाता था ना, वो कहते थे कि भारत मुर्दाबाद, भारत खत्म हो जाएगा, आप छोड़ के जाओ कश्मीर, अपनी बेटियों को और बीवियों को हमारे लिए छोड़ जाओ। आज किसी की हिम्मत नहीं है मीनाक्षी जी इन शब्दों का प्रयोग, जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारत की धरती पे कर दे। और करता है तो क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये यासीन मलिक की फोटो है। ये यासीन मलिक कौन है अभी मैं बताऊंगा। ये प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री आवास में चाय पी रहा है। मनमोहन सिंह जी यासीन मलिक से पूछते थे, ये बताओ कश्मीर में क्या होना चाहिए। आपको मालूम है ये यासीन मलिक वो है, बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं मीनाक्षी जी, जिसने 4 हमारे एयरफोर्स के जो अफसर थे उनकी हत्या की थी। और ये सालों साल यूपीए की सरकार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन के रहा। आज ये जेल की सलाखों के पीछे है, चार्जशीटेड है, हत्या का मुकदमा इस पे चल रहा है। ये फर्क आया। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के लिए ऐसे 3800 परिवार हैं जिनको पुनर्वास करा के कश्मीर में भेजा गया है। 44,000 कश्मीरी पंडित हैं जिनको 13,000 रुपए महीना आर्थिक सहायता मिलती है। और केवल आर्थिक सहायता नहीं, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये वापस अपने घर जा सके। तीसरी बड़ी बात है, 6,000 ऐसी नौकरियां निकाली गई, पद करे गए, जिसमें 4,000 करीब कश्मीरी पंडितों को, युवा जो हैं, जो वहां से विस्थापित हुए थे, उनको ये नौकरी दी गई कि वो सम्मान के साथ जी सके। और अंत करूंगा, सबसे बड़ी बात है, ये जो लाखों लाखों कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं, जिनकी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ गलत हुआ, उनको इन सब से ज्यादा जरूरी जो चाहिए वो इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ मिलेगा, ये विश्वास अगर कोई दिला सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभय दुबे जी, समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ यह है, जो अभी थोड़ी देर पहले आरती टिक्कू कह रही थी, कि आप लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें जो कश्मीर में पनपनी शुरू हुई, वो ऐसा नहीं है कि सरकार बदलने के बाद हुई, वो पहले से जड़ें में, जिसे कहना तेजाब डाला जा रहा था, वो तेजाब धीरे धीरे घुल रहा था लोगों में। और जिसने आतंकवाद को, कट्टरपंथ को, इस्लामिक आतंकवाद को ऐसा जन्म दिया कि पूरी तरीके से एथनिक क्लिंजिंग हो गई। अभी जो बात अयाज अहमद जी कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों ने घर छोड़ दिया, कोई अपना घर छोड़ना नहीं चाहता, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया। धर्म बदल लो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, भाग जाओ। ऐसी परिस्थिति में कोई ना भागेगा, जान ना बचाएगा तो क्या करेगा? क्या मरने के लिए वहां पर रुक जाता? कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? मीनाक्षी जी, देखिए, जहां तक कश्मीर फाइल्स फिल्म का सवाल है, तो मैं खुद भी, अनुपम खेर जी बहुत अच्छे अदाकार हैं, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं उनका। इस फिल्म से 3 हिस्से हैं इस पिक्चर के। एक, जो फिल्म निर्माता हैं, जो कलाकार हैं, वो इस फिल्म से पंडितों की संवेदनाओं से क्या अर्जित करेंगे? वो संपत्ति अर्जित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या अर्जित करेगी इन संवेदनाओं से? तो वो अर्जित करेगी कुचेष्टा करके वोट।
मगर पंडितों को क्या मिलेगा ये बताइए। ये तस्वीर देख रही हैं आप, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अलगाववादी नेताओं की है। आजाद भारत के इतिहास में 2004 में पहली बार, थोड़ा स्क्रीन के सामने लाए, मैं देख नहीं पा रही हूं तस्वीर। किसी को अगर वैधानिकता दी है अलगाववादियों को, तो सबसे पहले वो कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? वाजपेयी की सरकार ने दी है। उसके बाद फिर दूसरी बार मोदी सरकार ने जब कॉमन बनाया पीडीपी के साथ, तो कहा कि ये जो अलगाववादी लोग हैं ये स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर के। आप जानती है उससे भी बुरा बर्ताव किया। एक सैफुल्ला आतंकी था जिसने पंडितों की हत्या की थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय में टिकट दे दिया बेशर्मी से। आप जानती है ये वही दिखा रहे आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद, और जो असगर और अजहर मसूद थे वो अनंतनाग से लेकर पार्लियामेंट के हमले तक जिम्मेदार थे भारतीय जनता पार्टी ने। और जो भी गौरव भाटिया जी बता रहे थे, इनको तो यह भी नहीं पता है कि कितने लोग विस्थापित हैं वहां से। आरती टिक्कू जी, अब मैं तो तमाम मेहमानों से कहूंगी कि अब हमारी ये चर्चा बिना ब्रेक के लगातार चलेगी। आरती टिक्कू जी, जो बातें अभी थोड़ी देर पहले अभय दुबे जी ने कही, एक ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने एक और फैक्ट सामने रखा। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस फिल्म के जरिए कलाकार पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वोट कमाने की कोशिश कर रही है। देखिए, राजनीति तो होगी ही, और राजनीति तो सबने की है। वो कांग्रेस पार्टी ने भी की, वो बीजेपी ने भी की, वो लेफ्ट ने भी की, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की, वो पीडीपी ने भी की। उनको तो आप साइड पे रखिए। सवाल है कि क्या ये फिल्म पैसा नहीं बनानी चाहिए? क्या ये चाहते हैं कि ये फिल्म जो है, जिन्होंने अपनी मेहनत से इतनी हिम्मत करके इतने साल लगा दे इस फिल्म पे, अपनी जी जान से मेहनत की, क्या उनको कमाने का कोई हक नहीं है? ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, अभय दुबे जी ने कहा कि हाँ, हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी तक भी इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई किसने किया। ये क्यों बार बार जगमोहन का नाम लेते हैं? ये क्यों नहीं कहते कि राजीव गांधी जी और फारूक अब्दुल्ला की जो अलायंस थी उसके दौरान ये जिहाद की शुरुआत हुई? ये क्यों नहीं कहते कि फारूक अब्दुल्ला जो है बिल्कुल फेल हुए? और ये क्यों नहीं कहते कि फारूक अब्दुल्ला के जो लोग थे वो भी इसमें शामिल थे? दूसरी बात, अच्छा, उस जमाने में आरती जी जो पॉलिटिकल रैलीज हुआ करती थी, किस तरीके के नारे लगा करते थे? मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स। नहीं, आरती जी, उस वक्त जो पॉलिटिकल रैलियां हो रही थी कश्मीर में, जो गौरव भाटिया जी बेशक बीजेपी के हों, और बेशक बीजेपी आज इस पे राजनीति कर रही हो, मुझे एज अ कश्मीरी हिंदू इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है 32 साल तक जिनसे हमको उम्मीद थी, कांग्रेस से हमको उम्मीद थी, क्योंकि कई दशकों तक, जब तक इंदिरा जी जिंदा थी, कश्मीरी पंडित दुर्गा जी को मां मानते थे, तो इंदिरा जी को मां मानते थे। तो मैं कह रही हूं कि जिनसे उम्मीद थी कि ये बात करेंगे, उन्होंने नहीं की। बीजेपी कर रही है तो इनको क्या आपत्ति है? जो भी करेगा हमारी बात, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बीजेपी हो, वो बीएसपी हो, वो लेफ्ट हो, कोई भी बात करेगा, पर सत्य की बात करेगा तो मुझे एज अ विक्टिम ऑफ जेनोसाइड एंड एथनिक क्लेंजिंग, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि इस्लामिक जिहाद का जो ये असली जो फंडामेंटल इशू है, ये जब तक ये एड्रेस नहीं करेंगे, इनके मुंह से नहीं निकलेगा, ये सिर्फ झूठ बोलते रहेंगे। तीसरी बात कि 32 साल में इनका मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, इनका जो रूलिंग एलीट जो है, कॉरपोरेशंस है, इंडियन सिनेमा है, इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस सरकार के हैं, इस देश के हैं, इन लोगों ने अपने मुंह पे चुप्पी क्यों साधी? ठीक है, कौन पूछेगा ये सवाल? मैं आ रही हूं अभय दुबे जी, लेकिन अयाज अहमद जी, देखिए, पहले तो ये कम से कम मानना होगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ,
ये केवल एक पलायन नहीं था। पहले तो इस सच को स्वीकार करना होगा कि वहां पर सिर्फ पलायन नहीं हुआ, वो नरसंहार था जिसकी वजह से पलायन हुआ। इट वॉज नॉट ओनली एक्सोडस, ये जेनोसाइड था। मैं रिस्पॉन्ड करूं? जी अयाज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? तो मेरा सवाल आप ही से था। ऑडियो क्लियर नहीं है, ऑडियो थोड़ा सा साफ कराइए, ऑडियो ठीक कराइए थोड़ा। पीसीआर जरा ऑडियो देख ले। अभय दुबे जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अभय जी। हाँ, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा दो बातों का। एक तो अच्छा ठीक है अभय जी माफ कीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ। अयाज जी तक मेरी आवाज पहुंचने लगी। अयाज जी, मेरा सवाल इतना भर था कि कश्मीरी पंडितों का तो सबसे बड़ा दर्द ही ये है कि उनकी किसी ने सुनी नहीं। कल मैंने इतने कश्मीरी पंडितों से बात की, उन्होंने ये कहा कि हमारी समस्या ही ये है कि इसे नरसंहार माना ही नहीं गया। आधे लोग तो राजनीतिक दल तो ये कहते रहे कि पलायन हुआ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पलायन हुआ, वो लोग डर कर चले गए, जबकि वहां की बहुसंख्यक आबादी ने वहां घर नहीं छोड़ा। देखिए, मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ना मेरा ये मतलब है कहने का कि ये कहीं पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं या खुशी से चले गए। मेरा कहना यही है कि जब माहौल यहाँ पैदा हुआ, क्योंकि ये माइनॉरिटी में हुए, ये डर गए और उनको भागना पड़ा। मैं तो क्लियरली बात किया। और दूसरा ये कि तब से इनके ऊपर हर एक अपना फायदा उठा रहा है। कोई सियासी फायदा उठा रहा है वोट के लिए, कोई इनको लेकर पैसे कमा रहा है, जैसे इस वक्त फिल्म बन रही है। और भाटिया जी अभी बता रहे थे, इन्होंने असली जवाब मसले को एड्रेस नहीं किया। उनके जो मुश्किलात है उनको कोई नहीं देखता है। अभी ये लफ्जों को लेकर अभी डिबेट कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि ना किसी ने ये किया ये वापस बसाने के लिए आरती जी आपको कुछ कहना चाहती हैं? आरती जी आपको कुछ कहना चाहती है? आरती जी अपनी बात रखें। अयाज साहब थोड़ी सी दया कीजिए, कश्मीर पे दया कीजिए और कश्मीरी मुसलमान कौम पे भी दया कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप जो ये बोल रहे हैं, अभी भी आप अपॉलोजिया कर रहे हैं, अभी भी आप जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं कि जो हुआ हाँ वो हुआ, लेकिन इस वक्त फिल्म बन रही है, पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे। अरे जो असल बात है, डिनायल ऑफ जेनोसाइड जिसको कहते हैं, कि ये सच जो छुपाया गया 32 साल से, और 32 साल में इतने सारे लोगों ने, आपके जैसे लोगों ने इस पे वाइट वॉशिंग की, शुगर कोटिंग की, ये कहा कि इनके मसलों को सुनिए। अरे मसला सबसे बड़ा यही है कि आप सच नहीं बोल पा रहे हैं, आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप सच बोलना ही नहीं चाहते हैं कि किया किसने। आप ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो लोग थे, वो यासीन मलिक था, वो बिट्टा कराटे था, ये हाजी ग्रुप था, JKLF थे, हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीरी मुसलमान मुजाहिद थे, उन्होंने कत्लो गैरत किए, हिंदुओं का भी किया, मुसलमानों का भी किया। पर आपकी हिम्मत ही नहीं है कि ये बोले कि हाँ कश्मीरी मुसलमान जहादी बन गए और उन्होंने कत्लो गैरत किया। अयाज जी ठीक है, अयाज जी जवाब दें। जितने तमाम नाम आरती जी ने गिनाए, आप नाम बोलिए और बोलिए कि हाँ इन्होंने गलत किया। बनाने से क्या फायदा होगा? बताओ आपको क्या फायदा मिल रहा है? आप चलाओगे दाएं बाएं, ये वो, फायदा क्या होगा? असली मसला ये है कि आपके मसाइल को हल किया जाए। आपके मुश्किलात बहुत फायदा, करोड़ों की जायदाद बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये कैसी बात करते हैं? आपको सच बोलने से क्या फायदा होता है? सच बोलने से क्या फायदा होगा किसी को? सच बोलने से सिर्फ आपकी अपनी आत्मा को फायदा होगा। इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी आत्मा पे दया कीजिए, अपनी कॉन्शियंस पे दया कीजिए, अपनी कॉन्शियंस को। ठीक है अयाज जी, आरती जी, अभय जी, इतना ही तो कश्मीरी पंडित चाहते हैं, इतना ही तो चाहते हैं कि जिसने गलत किया आप उनका नाम लीजिए और चीख चीख कर नाम लीजिए। जिन्होंने गलत किया उनके साथ मत खड़े होइए, जो विक्टिम है उनके साथ खड़े होइए, यही उनके जख्मों पर मरहम है। इससे ज्यादा तो कश्मीरी पंडित कुछ मांग नहीं रहे। आप तो बोलते आ जाओ। पंडितों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले दिन से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने 24,000 करोड़ रुपए का जो जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज दिया था, उसी का जिक्र ये मनमोहन सिंह जी का कर रहे थे, जो मोदी जी ने स्वीकारा है कि हाँ 2008 को
जिसमें से 3000 नौकरियां का प्रस्ताव था, जिसमें से 2905 जॉब ऑलरेडी दे दिए गए, उनके राशन का, उनको पर मंथ मदद करने का 32 उदाहरण मैंने दिए हैं। जितना JKLF, जितना हिजबुल मुजाहिदीन, जितना यासीन मलिक, जितना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दोष है, उतना ही दोष भाजपा का है। गौरव भाटिया जी, अवसर गिनाए। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है कांग्रेस। सरकार की सरपरस्ती में हुआ, और ये सिर्फ उनके जख्मों को कुरेद कर हरा करना चाहते हैं ताकि इनको वोट मिल जाए। गौरव जी, जख्मों को कुरेद कर आप लोग वोट लेना चाहते हैं। मैं अपनी बात कह लूंगा ना, समय खत्म। ठीक, अभय जी आपकी बात आगे, समय खत्म होता जाएगा। देखिए मीनाक्षी जी, ऐसा है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम वहां प्लीज गौरव जी की आवाज आए प्लीज। मीनाक्षी जी देखिए, जो हत्यारों का, प्लीज शांत करा दीजिए। ये पार्टी की मेरे ख्याल से बीमारी है, सारे प्रवक्ता बीच में चिल्लाते रहते हैं, ये समझते नहीं कितना संवेदनशील मुद्दा है। देखिए मीनाक्षी जी, ये हत्यारों का संरक्षण करते हैं, ये लोग हमें क्या कटघरे में खड़ा करेंगे। आरती जी का दर्द हम लोग समझ सकते हैं, और मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहूंगा आरती जी से कि इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं हो रही, बल्कि जो गलतियां, ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP ने करी हैं, उन गलतियों का सुधार श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए बात हुई पंडित टीकालाल टप्लू जी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। कौन प्रधानमंत्री था? प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, जो कि अब्दुल्ला परिवार के बहुत ही करीबी रहे हैं। और इसीलिए जब आरती जी ने 2-3 बात कहा, 1986-87 में पलायन की शुरुआत हुई, लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपनी दोस्ती निभाते रहे। वो भूल गए कि उनका एक प्रतिबद्धता कश्मीरी पंडितों के प्रति भी है। और अब जो है सुधार हो रहा है, हम देखेंगे एक एक परिवार को वहां पे पुनर्वास कराए, इंसाफ मिले। और जो सच्चाई आज सामने आई है, ये कम से कम दिखाती है कि हमें एक सबक लेना चाहिए कि अगर इस्लामी जिहाद है तो वो इस्लामी जिहाद है, और उसको वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। इस्लामी जिहाद को वोट बैंक नहीं समझना चाहिए। अयाज जी, आरती जी, अभय दुबे जी और साथ ही गौरव जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।